वर्ष 1347 में मानव द्वारा ज्ञात दुनिया समाप्त होना शुरू हो गई। इसे किसी हमलावर सेना या विनाशकारी जलवायु परिवर्तन ने नहीं गिराया, बल्कि एक अदृश्य दुश्मन ने, एक ऐसे सूक्ष्म जीव ने जो सबसे छोटे जीवों की पीठ पर यात्रा करता था। विनाशक था यर्सिनिया पेस्टिस, प्लेग बैक्टीरिया। इसकी यात्रा मध्य एशिया के शुष्क घास के मैदानों में शुरू हुई और वाणिज्य की महान धमनियों सिल्क रोड के साथ पश्चिम की ओर बढ़ी। यह सिसिली और इटली के व्यस्त बंदरगाहों से यूरोप पहुंचा। इसे उन चूहों ने अनजाने में ढोया जो व्यापारी जहाजों पर सवारी कर रहे थे, और इसे पिस्सुओं ने फैलाया, विशेष रूप से ज़ेनोप्सिला चियोपिस, जो उन पर भोजन करते थे। मध्यकालीन दुनिया इस बीमारी की गति और क्रूरता के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। केवल 4 वर्षों के भीतर 1347 से 1351 तक, जिसे ब्लैक डेथ कहा गया, उसने यूरोप की अनुमानित 30 से 60% आबादी को लील लिया। ठंडे, कठोर आंकड़ों में इसका मतलब था पूरे महाद्वीप में लगभग 25 मिलियन लोगों की दर्दनाक क्षति। विश्व स्तर पर यह संख्या विनाशकारी 75 से 200 मिलियन तक पहुंच गई। पूरे के पूरे गांव खाली हो गए, शहर कब्रगाह बन गए। भारी मनोवैज्ञानिक प्रभाव तत्काल और गहरा था। यदि पुजारियों की प्रार्थनाएं और राजाओं का अधिकार इस आतंक को नहीं रोक सकता था, तो शायद पृथ्वी पर ईश्वर की व्यवस्था की संरचना ही विफल हो गई थी। लोग आत्मपीड़ा, बलि का बकरा बनाने और अंततः निराशा की ओर मुड़े। यह एक दुनिया का अंत था। लेकिन इस गहन त्रासदी से एक अनपेक्षित क्रांति का जन्म हुआ। ब्लैक डेथ का पारंपरिक इतिहास मृत्यु दर के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन असली इतिहास, वह इतिहास जो आधुनिक दुनिया को आकार देता है, बचे हुए लोगों से शुरू होता है। सामंतवाद एक अचल सामाजिक और आर्थिक अनुबंध था, भूमि पर अभिजात वर्ग का स्वामित्व, जिसके बदले में सर्फ की आजीवन सेवा होती थी, जो प्रभावी रूप से उस भूमि से बंधा हुआ था। यह पूरी कठोर प्रणाली एक महत्वपूर्ण कारक पर निर्भर थी, एक बड़ा, खर्च किया जा सकने वाला श्रमिक बल। जब प्लेग ने 1/3 से अधिक कार्यबल को मार डाला, तो गतिशीलता तुरंत उलट गई। अचानक जो भूमि प्रचुर मात्रा में थी, उसका मूल्य कम हो गया, और जो श्रम दुर्लभ था, वह अब बहुत मूल्यवान हो गया। जीवित बचा किसान, जो कभी समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर था, ने खुद को अप्रत्याशित शक्ति धारण करते हुए पाया। लॉर्ड्स और बड़े जमींदार फसल काटने और अपने खेतों की देखभाल करने के लिए बेताब थे। उन्हें श्रमिकों के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रतिस्पर्धा ने मजदूरी को आसमान पर पहुंचा दिया। कई व्यवसायों में एक सामान्य मजदूर की आय 300% या उससे अधिक बढ़ गई। बंधुआगिरी की नींव, प्रभु की सेवा करने का दायित्व, टूट गई। एक सर्फ बस अपनी जमीन छोड़कर जा सकता था और पड़ोसी जमींदार को ढूंढ सकता था जो उचित मजदूरी देने को तैयार हो। पिछली सदियों में यह एक वास्तविक दुर्लभता थी। कुलीन वर्ग ने भय और क्रोध के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। सरकारों ने पुरानी दुनिया को कानून के माध्यम से वापस लाने का प्रयास किया। इंग्लैंड में 1351 का श्रम कानून पूर्व प्लेग स्तरों पर मजदूरी को सीमित करने और श्रमिकों को स्थानांतरित होने से रोकने का एक स्पष्ट प्रयास था। यह एक शानदार विफलता थी। आर्थिक वास्तविकता, आपूर्ति और मांग, किसी भी शाही फरमान से अधिक शक्तिशाली बल था। आर्थिक शक्ति में इस मौलिक बदलाव के कारण सीधे तौर पर व्यापक अशांति हुई, जिसका समापन 1381 के अंग्रेजी किसानों के विद्रोह जैसी घटनाओं में हुआ। प्लेग की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि विनाश नहीं, बल्कि पुनर्वितरण थी। इस मामूली पिस्सू ने अनजाने में यूरोपीय इतिहास में अभिजात वर्ग से आम कामकाजी आदमी तक धन और शक्ति के सबसे बड़े और सबसे तेज हस्तांतरण को अंजाम दिया था। जीवित बचे लोगों की नवजात आर्थिक स्वतंत्रता ने एक मौलिक बौद्धिक बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया। प्लेग के सामूहिक आघात ने मध्यकालीन, ईश्वर केंद्रित विश्व दृष्टि को चकनाचूर कर दिया। यदि ईश्वर इतनी अंधाधुंध पीड़ा की अनुमति दे सकता था, और यदि चर्च कोई वास्तविक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता था, तो ध्यान दिव्य परलोक से हटकर भौतिक वर्तमान पर केंद्रित होने लगा। मृत्यु की निरंतर जागरूकता, मोमेंटो मोरी, ने विरोधाभासी रूप से अभी जीने के दर्शन, कार्पे डिएम, को बढ़ावा दिया। यह परिवर्तन एक नए सांस्कृतिक आंदोलन में प्रकट हुआ, मानववाद। न समृद्ध व्यापारी और कारीगर वर्ग, जिन्हें पुरानी व्यवस्था के पतन से सबसे अधिक लाभ हुआ, के पास संचित पूंजी थी।
अब कला का संरक्षण केवल चर्च और राजा का एकाधिकार नहीं रहा। इन नए संरक्षकों ने विशेष रूप से फ्लोरेंस और वेनिस जैसे फलते फूलते इतालवी शहर राज्यों में ऐसे कार्यों को कमीशन किया जिन्होंने मानव उपलब्धि, क्षमता और सुंदरता को महिमामंडित किया। पुराने हठधर्मिता पर सवाल उठाए गए, जिससे विद्वानों के लिए बौद्धिक स्थान खुल गया कि वे मध्यकालीन काल को नहीं बल्कि ग्रीस और रोम की शास्त्रीय उपलब्धियों को देखें। व्यक्तिवाद, जो मानवतावादी आदर्श का एक मुख्य सिद्धांत था, एक ऐसे समाज में फला फूला जहां किसी व्यक्ति का धन और स्थिति उसकी जन्मसिद्ध अधिकार के बजाय तेजी से उसके कौशल और प्रयास द्वारा परिभाषित की जाती थी। नए धन ने नए ज्ञान को वित्त पोषित किया। विश्वविद्यालयों ने सख्ती से धार्मिक अध्ययनों से परे विस्तार किया, वाक्पटुता, इतिहास और नैतिक दर्शन, स्टूडिया ह्यूमैनिटेटिस को बढ़ावा दिया। विनाश की राख से जन्मा और नव सशक्त मध्यम वर्ग द्वारा वित्त पोषित यह बौद्धिक और कलात्मक उत्साही पुनर्जागरण था। ब्लैक डेथ का सबसे बड़ा सबक यह है कि विनाश अक्सर सृजन की कसौटी होता है। 1347 की आपदा एक अध्याय का अंत नहीं थी, यह वह कब्जा था जिसने अतीत को भविष्य से जोड़ा, और वह कब्जा हिंसक रूप से टूट गया। इसने एक ऐसी मृत्यु दर को जन्म दिया जो दर्ज इतिहास में बेजोड़ है, फिर भी इसने आधुनिकता के लिए जमीन को साफ कर दिया। इसने कठोर सामंती व्यवस्था को नष्ट कर दिया, एक वेतनाधारित अर्थव्यवस्था के विकास को मजबूर किया, स्थापित सत्ता पर सवाल उठाना शुरू किया और अंततः पुनर्जागरण के बौद्धिक जागरण को वित्त पोषित करने और प्रेरित करने में मदद की। ब्लैक डेथ चिकित्सा में केवल एक दुखद फुटनोट नहीं था, यह एक पिस्सू द्वारा लाई गई एक सामाजिक आर्थिक क्रांति थी, एक अजेय शक्ति जिसने लाखों लोगों को मारकर बचे हुए लोगों को एक नई, अधिक गतिशील और अंततः अधिक मानवीय दुनिया बनाने के लिए सशक्त बनाया। हम आज भी उसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे प्लेग ने बनाया था।